हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने आपकी क्लास के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों चैप्टर्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज मैंने आपकी वीडियोस में कराई हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। सबसे पहले मैं जब भी आपको कोई चैप्टर कराती हूँ तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट कराती हूँ, फिर आपकी ही बुक के एग्जाम्पल सारे डिस्कस कराती हूँ, करके दिखाती हूँ, और बाद में हम एंड में एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसी से हमने 4 चैप्टर्स जो अभी हमने रिसेंटली ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट करा है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला चैप्टर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो बाकी इनमें से कोई और भी चैप्टर्स देखना है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स फॉर क्लास 10th करके। ठीक है, मैथ्स फॉर क्लास 10th ये वाली प्लेलिस्ट में आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी अब तक की, जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं इन चैप्टर्स की। ठीक है, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करेंगे इस चैप्टर की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो चैप्टर स्टार्ट करने से अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि ये चैप्टर कैसा है, तो देखो इसमें हम थोड़ा बहुत सीक्वेंस, इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं। मतलब अभी इस बुक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा होता है, लेकिन इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहा जाता है। इसमें आप एक सीरीज पढ़ते हैं, आप इसमें देखोगे। और ये अगर इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये काफ़ी ईजी चैप्टर होता है एंड काफ़ी स्कोरिंग होता है। ये बच्चे मतलब कभी भी ये वाला चैप्टर नहीं छोड़ के जाते हैं। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, आपका स्कोरिंग है और बहुत आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें कुछ भी हार्ड है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इंट्रोडक्शन में? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। मैंने वही बताया था, जैसे सीक्वेंस की बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे, एक पैटर्न की। इसमें एक पैटर्न जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर इन क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो होता है और आपको वही पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, तो यही बोला कि मेनी थिंग्स फॉलो सर्टेन पैटर्न सच एज पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, होल्स ऑफ अ हनीकॉम, ग्रेन्स ऑन अ मेज स्कोप, तो द स्पाइरल्स ऑन अ पाइनएप्पल, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। सो वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करेंगे, कुछ पैटर्न्स की आप यहाँ पर देखोगे। सो पहला एग्जाम्पल क्या लिया हुआ यहाँ पे? Reena applied for a job and got selected. Okay, so she has been offered a job with starting monthly salary of 8,000. ठीक है, स्टार्टिंग की सैलरी उसकी मंथली 8,000 विद द एनुअल इंक्रीमेंट होगा उसका 500 रुपीज का इन हर सैलरी। ठीक है, सो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर्स की कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रीना ने अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी मंथली सैलरी बताई हुई स्टार्टिंग में 8,000 है और हर साल उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 500 रुपीज से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगले साल जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी? 8,500। और जो अगले साल थर्ड ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो 9,000। फिर ऐसी जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें 9,500, फिर आपका 10,000। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे ऐसे 500 जो है बार बार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप एक पैटर्न देखो तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई 8,000 से और फिर प्लस 500 आपका हर सीरीज में बढ़ता जा रहा है, हर नेक्स्ट नंबर में आपका बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 8,000 था तो नेक्स्ट नंबर में आपका 8,500 हो गया, फिर 99,000 हो गया, फिर 95। तो ये आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो यहाँ पे क्या बोले, जो लेंथ है लैडर की, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो है रंग्स, जो बोले रंग्स ऑफ अ लैडर मतलब ये जो जिस पे चढ़ते हो ना सीढ़ी पे, तो ये जो सीढ़ी यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, तो इसका जो साइज है ना वो नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो डिक्रीज होता है किससे? 2 सेंटीमीटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी नीचे जो एक लकड़ी लगी हुई है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो इससे ऊपर वाली जो लकड़ी है वो 18 सेंटीमीटर की है, फिर उससे ऊपर वाली जो लकड़ी है वो 16 सेंटीमीटर की। तो ऐसे ऐसे करते करते ना ये पूरा 2 सेंटीमीटर से हर जगह डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आप जैसे फिगर में दिया हुआ है, एंड द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बॉटम 45 दे रखा है इसमें, एंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
से टिल 8 यानी 8 है इसमें टोटल जो ये रंग्स हैं, एंड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप आर रेस्पेक्टिवली। जैसे अगर फर्स्ट 45 है और बाद में आपका बोला कि हर 2 सेंटीमीटर से कम होता जा रहा है, और आपके टोटल 8 ऐसे ये रंग्स हैं, तो आपके टोटल नंबर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर में किसमें क्या हो रहा है? 2 कम होता जा रहा है। तो 45, देन 43, फिर 41, 39, 37, ठीक है, एंड में ये 31 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपने देखा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपका ना कोई ऐसे पैटर्न का कुछ दिया होगा, कोई क्वेश्चन में जिसमें आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ये वाला हम कर रहे थे। तो अब हम थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। सो इन अ सेविंग स्कीम में द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एवरी 3 years, ठीक है। तो हर 3 साल में, हर 3 साल क्या होता है, जो अमाउंट है वो 5/4 हो रहा है अपने का ही। मतलब जैसे अगर अमाउंट कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका 4000 का अमाउंट है, तो वो इसी 4000 का हर साल 5/4 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपने 1 साल लगाया तो नेक्स्ट ईयर इसका जो अमाउंट होगा वो 5000 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यानी पहले जो अमाउंट आपने लगाया वो 4000, ये मैंने एग्जांपल लिया कि स्टार्टिंग जो कि 4000 से हुई फॉर एग्जांपल, और उसी का फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? 5/4 हुआ उसी का, और ये 5000 हो गया। फिर इसी का ही 5000 का आप 5/4 करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका थर्ड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? 5/4 का मतलब हो रहा है आपका 1/4 का इंक्रीज, ठीक है। तो 1/4 का जब इंक्रीज होता है तभी तो हम 5/4 लिखते हैं ना। जैसे 1/4 इंक्रीज हो रहा है तो 1 में आपका 1/4 जुड़ जाता है, और आपका ये आप इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/4 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, सो यहाँ पर इसी की बात हो रही थी, मैं ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4000 जो लिया है वो आपका एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये अब हम रब कर देते हैं सारा। ओके, सो हाँ, तो यहाँ पे क्या है? द मैच्योरिटी अमाउंट, यानी मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? आपका 3 साल बाद का, ठीक है। सो मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8000 रुपीज, यहाँ पर जो अमाउंट लिया हुआ है वो 8000 लिया है आफ्टर 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर हर 3 साल बाद ये अमाउंट 5/4 हो रहा है, हर साल नहीं हो रहा, यहाँ पे एवरी 3 years हो रहा है। तो हर 3 साल बाद, फिर 6 साल बाद, फिर 9 साल बाद, फिर 12 साल बाद, ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स में चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमाउंट अभी 8000 था, तो अगले 3 साल बाद यानी ये 8000 का जो अमाउंट है वो आपका 5/4 होगा अगले 3 साल बाद। तो क्या हो जाएगा? 4 2 8 एंड 2 5 10। तो 10,000 का अमाउंट होगा वो आफ्टर 3 years होगा, विच इज दिस। फिर आप 10,000 का ही 5/4 करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 एंड 4 5 20 एंड 25 इंटू 5 इज 125, और ये 2 0। तो 12500 आपका उसके नेक्स्ट 3 years हो। तो ऐसे ऐसे ये भी आपका पैटर्न चलता जा रहा है, 5/4 का इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भी एक कुछ कांस्टेंट ही है जो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपने एक पैटर्न देखा कि हमेशा कोई किसी एक नंबर से स्टार्टिंग होती है आपकी, और फिर बाद में अगर आप सीरीज देखो तो या तो किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है वो पैटर्न, या किसी कांस्टेंट नंबर से वो डिक्रीज हो रहा है पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका एक कुछ पैटर्न इसमें फॉलो होते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल भी एक बार और दिखाया हुआ है क्या, कि द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विद साइड 1 2 3, इन सब में भी आपका ये स्क्वायर्स का कुछ एग्जाम्पल है। तो इसमें भी पैटर्न एक फॉलो होता है। अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल पढ़े तो फिफ्थ में क्या है कि शकीला पुट्स 100 रुपीज इंटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 year ओल्ड। जब 1 साल की थी तब उसको 100 रुपये उसकी मदर ने पुट करे उसके मनी बॉक्स में, एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय 50 रुपीज एवरी ईयर। तो हर अमाउंट, फिर वो जो 100 रुपये है वो हर साल 50-50 रुपये से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले 100, फिर अगले साल 150, फिर 200, 250, ऐसे टिल चलता रहेगा। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन 1st, 2nd, 3rd, 4th टिल उसके जो बर्थडे आएगा तब तक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंड नहीं बताया कि एंड क्या होगा, बट यहाँ पर जो पैटर्न है वो 50-50 रुपीज से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। फिर 6th एक एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। 6th एग्जाम्पल क्या है आपका कि अ पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, सो इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। तो कुछ यहाँ पे रैबिट्स का एग्जाम्पल है, वो भी कुछ ना मतलब न्यू पेयर इसमें हो रहे हैं। सो ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ, मतलब हर एक रैबिट अपना पेयर कर रहा है, फिर वही पेयर आपका दूसरा पेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी मतलब आपके
एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज, तो यहाँ पे कोई नंबर की कमी नहीं है, नो रैबिट डाइज, तो नंबर ऑफ पेयर रैबिट एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ इज 1 देखो फॉर एग्जाम्पल एक पेयर था, उसने अपना एक और पेयर किया तो एक हो गया, फिर इन दोनों ने अपना पेयर किया तो टोटल नंबर ऑफ 2 हो गए, फिर इन्होंने अपना पेयर किया, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ताकि आपको ये इसका जो पैटर्न है, मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था, हमने काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, जहां पर एक तो ये था जहां पे ये जो सीरीज है, यहाँ पे एक लड़की है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है हर 500 से, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है कॉन्स्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने इंक्रीज पढ़ा और यहाँ पे हमने इसका डिक्रीज पढ़ा, कि अगर मान लो एक ये लैडर है, इस पे जो ये सीढ़ी बनी हुई है, लकड़ी लग रही है, रंग्स जो है इसके वो हर 2-2 सेंटीमीटर से कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक डिक्रीज का पैटर्न पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद हमने और भी बाकी सारे काफी एग्जांपल्स पढ़े, जैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ 100 रुपीज से ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये सब इसमें पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं इसके ऊपर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन द एग्जाम्पल्स बिलो वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, आपने पैटर्न देखे, इन सम वी फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, तो हर जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे ऑब्टेन की जा रही है, कोई एक फिक्स नंबर है जो बार बार आपका ऐड हो रहा है। सो इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स नंबर, किसी में मल्टीप्लाई करके हो रहा है, जिसमें हमने 5/4 वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। एंड इन अदर वी फाइंड दैट द स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कुछ स्क्वायर्स भी वहां पर इंक्रीज होता है जिसमें वो स्क्वायर वाला एग्जाम्पल था। Okay, so in this chapter we shall discuss one of those patterns in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. तो यहाँ पे हम जो पैटर्न डिस्कस करेंगे वो मोस्टली कैसे होंगे, कि जिसमें आपको ऐड करके कुछ नेक्स्ट नंबर मिल रहा होगा। सो वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड देयर nth टर्म्स एंड द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हम इसमें देखेंगे कि हम जैसे ये पैटर्न हमने देखा, तो अगर हमें कभी निकालना हो nth टर्म क्या होगा, फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक एग्जांपल था 100, फिर 150, फिर 200, तो ये कितना चलता रहेगा, तो उसका n नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो निकालना सीखेंगे, और सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इन सब का सम भी सीखेंगे, कि 100 प्लस 150 प्लस 200 टिल जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके सम निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, एंड यूज दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम इसका यूज करके वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक विच इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसको देखो जरा कुछ नंबर्स को, से 1 2 3 4 टिल ये चलता जा रहा है, एंड 100 70 40 10 ये सब कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पर भी कुछ ऑब्जर्व करो ना, तो 1 2 3 4 तो हमेशा +1 ऐड हो रहा है सब में, और यहाँ पर देखो तो 100 देन 70, तो यहाँ पर माइनस का 30 हुआ, फिर 70 में से भी माइनस का 30 40 हो गया, और 40 में से भी माइनस का 30 ये हो गया। तो यहाँ पर कॉमन क्या था, +1 का, यहाँ पर आप देख रहे थे नेक्स्ट टर्म में जुड़ता जा रहा था, और यहाँ पर माइनस का 30 हर जगह हो रहा है, और यहाँ पर -3 -2 देन -1, तो यहाँ पे प्लस का 1 जुड़ता जा रहा है सब में। ठीक है, -3 + 1 इज -2, -2 + 1 इज -1, -1 + 1 0, तो ये आपका +1 का कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। 3 3 3 3, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो यानी यहाँ पे 0 है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक कॉमन चीज होगी, -1 देन -1.5 देन -2, तो आपका यहाँ पर माइनस का 0.5 आपका जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है जो होता जा रहा है। सो ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ये सीरीज में जितने नंबर इंडिविजुअल नंबर है ना, इन सबको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, एंड गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव। सो अगर आपको एक टर्म दे दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 1 2 3 दे दिया, अब आपसे पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आपको पता है यहाँ पर एक टर्म है 1, एक टर्म है 2 और 3, ये कुछ पैटर्न चल रहा है, हमेशा आपका +1 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो आपकी 4 होगी। सो इफ सो हाउ विल यू राइट इट, कैसे आप लिखोगे, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा वो। ओके, सो परहैप्स बाय फॉलोइंग अ पैटर्न और अ रूल, सो लेट अस ऑब्जर्व दैट रूल। ठीक है, अब यहाँ पर वही उन्होंने जो रूल हमने ऊपर देखा वही दिखाया हुआ है कि इन ईच देखो थोड़ा सा, इन ईच
फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 1 इज मोर देन द टर्म प्रिसीडिंग इट, तो 1 1 ऐड हो रहा है। सेकंड वाले में आपका माइनस का 30 हो रहा है, 30 लेस होता जा रहा है। थर्ड पार्ट में इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द टर्म, 1 ऐड होता जा रहा है। फोर्थ पार्ट में आपका ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, यानी आपका कोई भी टर्म जो कुछ भी ऑब्टेन मतलब कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यानी 0 आपका वहां ऐड हो रहा है। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट में आपका जो ये था उसमें माइनस का 0.5 आपका सब में सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ओके, सो हम ये सब हमने एक पैटर्न देख लिया। So in all the list above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. So इन सब पूरे को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज को आप एपी कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका आप देखते हो कि कभी कोई जो ये सीरीज है जैसे 100, 70, 40, 10, तो ये आपकी एक सीरीज चल रही है और इसी सीरीज को आप एपी कहते हो। एपी का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक ऐप का एक फिक्स नंबर से आपका कुछ प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी आपको कुछ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो एपी है वो इंक्रीजिंग एपी भी हो सकती है और आपकी डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये काफी मेसी लग रहा है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एपी आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है और इसी सीरीज को, जैसे ये सीरीज है 1 2 3 4, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये भी इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। इस पूरे सीरीज को आप कहते हो एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मैंने बता दिया आपका एपी इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वाला एपी जो आपका इंक्रीजिंग है और सेकेंड वाला एपी आपका डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, अब हम और अगर इसको पढ़ें तो और क्या लिखा है इसमें, सो एन arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So वही बात सेम लिखी हुई है कि आपका एपी कैसे आपको मिलता है कि आपको जो फर्स्ट नंबर है उसमें आपका कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है फर्स्ट नंबर से और उसी से आपको अपनी नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। ठीक है, तो यही आपका एपी होता है। सो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और जो फिक्स नंबर उसमें हो रहा है उसको आप क्या कहते हो, कॉमन डिफरेंस, यानी इसको डी भी बोलते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो और कॉमन डिफरेंस डी से होता है। ठीक है, ये जो आपका डी है कॉमन डिफरेंस, वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये तो आपने यही देख लिया कि यहाँ पर जो फिक्स्ड हो रहा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपका जो फिक्स्ड ऐड हो रहा है वो फिक्स नंबर क्या है, फिक्स नंबर यानी जिसका कॉमन डिफरेंस को डी जो है आपका क्या है, वो 1 है, प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपका जो डी है वो माइनस का 30 है। माइनस का 30 क्यों, क्योंकि हर सीरीज में आपको वो 30 माइनस होता जा रहा है। इधर जो आपका डी है वो आपका माइनस का 1 है, प्लस का 1 है क्योंकि वो ऐड होता जा रहा है। इधर डी आपका 0 है और इधर डी आपका माइनस का 0.5 है। तो आपने देखा ये जो कॉमन डिफरेंस है डी जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड इवन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो डी है, डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। जो कॉमन डिफरेंस आप समझ गए कि हर सीरीज में जो कॉमन चीज हो रही है उसमें, यानी फॉर एग्जांपल अगर सीरीज में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो जो कॉमन टर्म है जो हर सीरीज में आप उस या तो प्लस करके या नेगेटिव माइनस करके निकाल रहे हो तो उसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हो और जो फर्स्ट टर्म होता है आप उसको ए से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। ये चैप्टर थोड़ा आपका करने वाला कम ज्यादा, थ्योरी थोड़ा इसको समझने में ज्यादा है इसमें। सो ये देखो जरा, लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टर्म जो एपी की वो A1 से, A1 क्या है, ए आपकी होती है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, ए लिख लो या A1 लिख लो। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म इन्होंने A1 ली है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी A2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपकी A3, टिल आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो n टर्म्स ले लेते हैं, तो जो nth टर्म होगी वो an होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि सेकेंड टर्म बाय A2, तो जो nth टर्म होगी वो आपकी an हो जाएगी और आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है CD, कॉमन डिफरेंस होता है आपका D, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो देन द AP बिकम्स A1, A2, A3 टिल AN। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जनरल फॉर्म होती है AP की।
मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम नहीं डाला, तो सबसे पहले यहाँ पर डाल दो चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है अरिथमेटिक। चैप्टर नंबर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एपी की जनरल फॉर्म होती है, सबसे पहली आपने जो पढ़नी है वो इसकी जो जनरल फॉर्म मतलब जब भी आप इसको लिखते हो तो एक, अगर आपके पास कोई भी नंबर किस पैटर्न में लिखा जाता है तो वो जनरल फॉर्म होती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन टर्म्स लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका A1 आपका फर्स्ट टर्म है, A1 आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी A2, ठीक है, देन A3 आपकी थर्ड टर्म, टिल ये कब तक चलता जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आपकी। अब आपको नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप उसको n ले लेते हो, तो ये आप हमारी nth टर्म आ जाती है, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म तो नहीं, ये आपका नंबर आ गए, तो आपकी जो जनरल फॉर्म होगी वो A1 मतलब A1 A2 ये तो आपकी नॉर्मल टर्म्स हो गई। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है D में यहाँ लिख देती हूँ, D इज इक्वल्स टू योर कॉमन डिफरेंस जो सीरीज में है, कॉमन डिफरेंस। तो आपकी A1 A2 A3 A4 मतलब टिल जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपकी AN, इसको आप कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द आपका कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो D होता है। एंड यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो D है कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस है D कैन बी, ये आपको पता अभी हमने देख लिया, कैन बी पॉजिटिव। ये आपके सारे नोट्स मैंने इसमें बनवा दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, और जीरो, ठीक है। आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई डी से रिलेटेड, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया, ठीक है। तो मैं इसको एक बॉक्स बना देती हूँ ताकि ये आपके एक अलग से सेव हो जाए। एक और यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो डी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी आपका कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकता है आपका। ओके, सो हमने ये तो डिस्कस कर लिया। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो देखो ये तो आपका सीरीज में चल रहा है ना बिग नंबर, तो ये तो आपका यहाँ डिस्कस हो गया। अब जैसे ये सीरीज है, AP क्या है आपकी, नंबर ऑफ सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ इसी का ही कि 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका क्या है AP, ठीक है। यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है आपकी टर्म, ये सारी की सारी क्या है टर्म्स है आपकी। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी क्या इनमें पैटर्न चल रहा है, तो आपका जो D है उसको आप हमेशा कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इज 1। क्यों, क्योंकि आपका इसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, यानी आपका +1 ऐड हो रहा है। तो आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हो, और नहीं भी निकाल पाओ तो आप हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो भी आपका ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 वो बराबर होगा A3 माइनस A2 के, क्योंकि सेम ही चीज हो रही है। आप या तो 2 माइनस 1 करोगे, या 3 माइनस 2 करोगे, या फिर 4 माइनस 3 करोगे, और या फिर 5 माइनस 4 करोगे, तो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 तो हो गया, A4 माइनस A3 एंड A5 माइनस A4, ठीक है। कुछ भी करोगे आपका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये AP में है, आपका हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। आप ये नहीं करोगे कि 3 माइनस 1 करो, तो ये तो आपने एक टर्म मिस कर दी। टर्म मिस नहीं करनी है आपको, जो इसके साथ की टर्म है उसके साथ माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ओके, तो वही चीज वहां पर लिखी हुई है। जब एग्जाम्पल A2 माइनस A1 बराबर ही होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो आपका AN यानी nth टर्म जो है आपकी, उसमें से आप उससे पहले वाली टर्म माइनस करोगे विच इज n माइनस 1, तो अभी आपका D ही आएगा। ओके, सो कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या, फॉर एग्जाम्पल द हाइट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की जो हाइट ले रखी है यहाँ पर, स्टैंडिंग इन अ क्यू यानी लाइन में, क्यू का मतलब होता है लाइन, एक लाइन में खड़े हैं। तो हाइट जो है कुछ स्टूडेंट्स की जो लाइन में खड़े हैं उन सबकी इन द मॉर्निंग असेंबली आर दिस। सो इनकी 147 148 149 टिल, ये आपका एक पैटर्न चल रहा है 147 8 9 एंड टिल 150
7 तक। तो अब आप यहाँ पे वैसे काउंट करके निकाल सकते हो। अब आपको पूछा जाए कि कितने बच्चे खड़े हैं तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसका भी, उसमें आपका जो n है, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपका जो, ये आपका d हो गया, ये आपका n जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। ओके, सो ये था। एंड बी पार्ट में क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर इन्होंने लिया तो द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करो तो -3.1, फिर -3, 2.9। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको -3.1 से, अब जैसे इसमें आपको डी निकालना हो तो वैसे तो आपका दिख रहा है यहाँ पर कि 0.1 का चेंज आ रहा है, सब में 0.1 आपका माइनस होता जा रहा है, माइनस से प्लस होता जा रहा है, क्योंकि प्लस 0.1। तो अगर आप डी निकालना भी चाहो तो फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो -3 सेकंड टर्म ये है, और माइनस का फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, -3.1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 3.1 विच इज 0.1। तो आपको दिख गया कि यहाँ पर जो प्लस का 0.1 है वो ऐड होता जा रहा है। तो प्लस का 0.1 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये -3 हो जाएगा, फिर प्लस का 0.1 यहाँ ऐड करोगे तो -2.9, ये 2.8, 2.7। तो आपको ये घटता जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस डी का आ रहा है। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो भी आपका डी आ जाएगा, नहीं तो आप ऑब्जर्व करके भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सी पार्ट देखो तो बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन का। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए जिसमें एक कॉमन पैटर्न आपका यूज होता है। 1000 रुपीज़ के लोन पे जब आप 5% के हिसाब से लोन पूरा करते रहते हो तो पहले 1000 था, फिर 950 हो जाएगा, फिर 900, 850, 800। तो यानी 1000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये कितना आता है, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से ये अमाउंट कम होता जाएगा। तो 950, 900, 850, देन एक टाइम आएगा 50 एंड देन ये फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स में ये जो लोन है वो खत्म हुआ है। तो आप ईयर्स कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग तो 1000 है, नेक्स्ट ईयर जो आपका ये फर्स्ट नंबर काउंट किया जाएगा, फिर ये सेकंड काउंट किया जाएगा, ऐसे टिल आपका पूछा जाएगा कि एन क्या होगा। तो इस जब आप ये सारी प्रॉब्लम्स को आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करोगे कि भाई एक साल में 950 हुआ, दूसरे में 900, तीसरे में 850। तो ऐसे तो कितना आप रैंडमली मतलब काउंट करते जाओगे। तो अगर आपको ये चीज़, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ये फॉर्मुलेज आपको कुछ नहीं पता होंगे तो आपको रैंडम करना पड़ेगा। लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो एकदम मतलब हाथ पे नहीं तो कम से कम एक पेपर पे पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। सोचो 950 से आप सीरीज बना रहे हो, 950 फिर 900 फिर 850, ये हो गया मैनुअल तरीका। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपकी कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी हुई है कि आप कैसे अपने रियल लाइफ में भी ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बट कभी भी ध्यान नहीं दिया कि ये आपके एक एपी है तो इसमें भी कुछ आपका फॉर्मूले लगकर ये आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे खड़े हैं हाइट में और उनकी हाइट एपी में दे रखी है तो आपके ये कैसे निकालोगे कि कितने नंबर ऑफ बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर का दे दिया, ये नॉर्मल एक बैलेंस का दे दिया लोन का। यहाँ पे भी देखो कैश प्राइस दे रखा है, गिवन बाय स्कूल टू टॉपर्स ऑफ द क्लास 1st to 12th तक के टॉपर्स को प्राइस दिया है। द फर्स्ट क्लास के बच्चे को 200, फिर सेकंड को 250, थर्ड को 300। तो ऐसा ऐसा आपका ये दिया हुआ है। जस्ट 1 सेकंड मैं इसकी बैटरी लगा लूँ। ओके, सो यहाँ पर भी एक एपी फॉलो होता है। अब देखो जैसे ये डी पार्ट है तो आपका हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे कि कैश प्राइस दे रखा है क्लास 1st to 12th के बच्चों को, कि फर्स्ट की क्लास के बच्चों को 200, फिर 250, 300, ऐसे टिल 750 आपका जो है 12th क्लास का जो बच्चा है उसको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि यहाँ पर एन जो होगा वो 12 होगा। क्यों? क्योंकि 1st से 12th तक के बच्चों को प्राइस दे रहे हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, ये फर्स्ट क्लास के बच्चे को टॉपर को मिलेगा, ये सेकंड क्लास के टॉपर को मिलेगा, ये तो टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे होंगे यहाँ पर वो 12 होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप ई पार्ट देख सकते हो, ठीक है। ई पार्ट में क्या आएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। द टोटल सेविंग्स जो है आपकी आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months व्हेन ₹50 आर सेव्ड एंड ईच मंथ आर 50, 100। तो टोटल 10 months में आपके क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखा, टोटल 10 months में अगर आप फर्स्ट मंथ में 50 रुपीज सेव कर रहे हो और हर महीना 50 सेव करते रहते हो तो आपकी सेविंग्स कैसी हो जाएंगी, 50, देन 100, फिर 150, 200 टिल 10th मंथ में आप 500 तक जमा कर लोगे।
सो इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द लिस्ट अबव इज एन एपी। सो आपको फाइंड करना है ये सब एपी क्यों है। तो एपी क्यों है वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि आपका एक कॉमन टर्म जो है वो ऐड होता जा रहा है या सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, इसलिए आपका ये एपी है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट ए आपकी फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट टर्म ये ए लेता है, फर्स्ट टर्म आपकी ए भी हो सकती है या A1 भी होती है। ठीक है, तो अगर जैसे आपकी फर्स्ट टर्म ए हो गई, फिर आपका जो कॉमन डिफरेंस जो आपका कुछ भी नंबर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो उसका आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो a प्लस डी हो गया, यानी इसी फर्स्ट टर्म में अगर आप वो ऐड कर दो, देन फिर a प्लस 2d हो गया। तो ये आपकी, इसको भी आप जनरल फॉर्म कहते हो, जनरल फॉर्म कह लो या नॉर्मल, आप इसको अगर रिप्रेजेंट करो तो ये फॉर्म भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको भी यहाँ पर लिख देती हूँ क्या कि जो आपका एपी है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, फिर नेक्स्ट टर्म को आप कैसे लिखते हो, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीरीज है ना आपकी 10, 20, 30, 40, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी एक एपी है और टिल आपका 100 है। तो फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप जब टिल करोगे 100 तक तो आपके 10 टोटल टर्म्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म जो होती है आपकी ए, उसमें आपने, और यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस भी देख सकते हो 10 है, क्योंकि आप यहाँ पर हर जगह +10 ऐड करते जा रहे हो। तो अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म, मतलब एक ऐसे सिंबल्स में मैं लिखूँ इनको, तो मैथ्स के फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे, फर्स्ट टर्म आपका 10 जो कि ए, फिर आपने 20 कैसे लिखा, उसी फर्स्ट टर्म में जो आपको कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड किया, देन उसी फर्स्ट टर्म में जब आप a प्लस डी, a प्लस 2d ऐड करोगे, यानी डबल इसका ऐड करोगे, फिर a प्लस 3d इसको मैप ऐड करोगे, तो ये आपके एपी बन जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर जो सेकंड टर्म, तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी a2, फिर a2 में आपने d ऐड किया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी a3। ठीक है, a3 में आपने d ऐड किया तो ये आपकी a4 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है, बट ये वाली जो है ना ये इतने यूज में नहीं होती, नॉट इन यूज। ज्यादातर जो यूज होती है वो ये वाली होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसी से आपका ए की टर्म्स में आपने, क्योंकि यहाँ पर आप a प्लस डी, a2 प्लस डी, यहाँ पे आप नए नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करो, a फिर a2 फिर a3, बट यहाँ पर आपका a जो आपका फर्स्ट टर्म होता है और d आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद में रहनी चाहिए। ओके, सो आई होप ये सिर्फ ये तो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जरा देखें, तो दिस रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे ए जो आती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ओके, सो इसको आप क्या कहते हो, जनरल फॉर्म। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं एपी की जनरल फॉर्म। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको हटा भी नहीं रही, लेकिन ठीक है इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। सो नोट दैट इन एग्जाम्पल्स A to E, जो अभी हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े अबव, देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच, मतलब कुछ ही नंबर ऑफ टर्म्स है। फाइनाइट का मतलब यानी आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो रुके, मतलब आपके कुछ, आपका एंड है इन टर्म्स में। आपकी ऐसे बहुत से सीरीज होते हैं जहाँ पर एंड ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें एक मदर जो अपनी डॉटर के लिए हर बर्थडे पे उसके 100 रुपीज जो है जमा करती थी। तो अब आप उसमें ये नहीं बताया कि उसकी मदर कब तक कर रही है उस चीज को, तो यहाँ पे वो लाइफ टाइम भी हो सकता है कि पूरे टाइम वो उसको सेव कर रही हो। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फिक्स नंबर नहीं दे रखा कि वो कब तक कर रही है। बट अभी जो हमने एग्जाम्पल सारे डिस्कस करे ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी, यानी आपकी जो कुछ ना कुछ इसमें एंड था। सो सच एन एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। ठीक है, इन एपीज को हम फाइनाइट एपी कहते हैं। फाइनाइट का मतलब जिनका कोई एंड होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का एंड है, आपका जो लास्ट टर्म है वो आपको दी हुई है 750, यहाँ पे लास्ट टर्म 500। ठीक है, कुछ कुछ नंबर ऑफ टर्म्स तो दी ही नहीं होती, वो इनफाइनाइट होती है। तो ये वाली जो आपकी फाइनाइट एपी की कैटेगरी में आती है। सो ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ द एपी हैज अ लास्ट टर्म, क्योंकि सब एपी का जो है आपका लास्ट टर्म है। एंड द एपीज इन एग्जाम्पल 1st to 5th में आर नॉट फाइनाइट एपी, सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तो जो हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में पढ़े, एग्जाम्पल जो हमने ये सब पढ़े ये फाइनाइट एपी थे, और जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो सब इनफाइनाइट एपी थे। ठीक है, क्योंकि एक लड़की, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे पढ़ा सैलरी वाला उसका, तो वो इनफाइनाइट उस कंपनी में काम करेगी जब तक उसको करना है। तो ये इसकी जो सैलरी होगी उसका कोई एंड तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये एक इनफाइनाइट एपी होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं आपकी जो एपीज होती हैं, जो आपकी अरिथमेटिक
जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका दो टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। फाइनाइट एपी का मतलब आपका फॉर्मूलेज थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं और इनफाइनाइट में अलग हो जाते हैं। अलग कब होते हैं? बेसिकली हमेशा सम के केस में, जब आप सम निकालते हो ना, सम ऑफ एपी यानी सभी नंबर्स का सम निकालते हो, तब इसके फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। बाकी तो एपी एक जैसा ही होता है। ओके, सो हमने ये चीज डिस्कस कर ली, हमने ये चीज भी डिस्कस कर ली। ओके, हमने यहाँ तक इसका डिस्कस किया था। सो सच एपीज डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म, कि जो इनफाइनाइट एपी होती है उनका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो नाउ टू नो अबाउट एन एपी, व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। किसी भी एपी के बारे में आपको पता चलने के बारे में, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक एपी है, तो सबसे मिनिमम इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या होती है आपको? क्या इज इट इनफ टू नो द फर्स्ट टर्म? क्या आप फर्स्ट टर्म देख के बता सकते हो ये एपी है? नहीं नहीं। सो इट इज इनफ टू नो ओनली द कॉमन डिफरेंस। क्या आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस देख के बता सकते हो? कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप या तो फर्स्ट टर्म देख के बता दो या फिर आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखकर बता दो कि ये एपी है या नहीं। तो यू विल फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ। आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की भी और कॉमन डिफरेंस की भी। ठीक है, तभी आप आगे जाके पूरी सीरीज निकाल सकते हो और मतलब नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ डी दे दे कि 6 है आपका कॉमन डिफरेंस, 6 के कॉमन डिफरेंस आपको स्टार्ट करना है, बट आपको फर्स्ट टर्म ही ना दे, तो आप कैसे किसी में 6 ऐड कर सकते हो? आप 1 में भी 6 ऐड कर सकते हो, 2 में भी 6 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दी 10, तो और बोले कि आप बनाओ इससे एपी, तो आप इसमें एपी कैसे बनाओगे जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता होगी, सेकंड आपको जो कॉमन डिफरेंस है वही नहीं पता होगा, तो आप एपी उसमें नहीं बना सकते ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दोनों चीज पता होगी कि आपका डी 6 है और 8 है ना, तब आप इसमें यहाँ पे एपी बना सकते हो कि पहले 10 फिर 16 फिर इसमें आप और ऐड करोगे तो ये कितना 22, मतलब 6 और 6 12, हाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिल चलता जाएगा 22 28। ठीक है, तो अब तो आपका ये यहाँ पर एपी बन ही जाएगा। तो आपको एक एपी बनाने के लिए दोनों टर्म्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं इस चीज को, फॉर एन एपी बोथ फर्स्ट टर्म ए, विच इसको आप ए कहते हो फर्स्ट टर्म को, एंड कॉमन डिफरेंस डी। मतलब जो आपको एक एपी के लिए आपको बोथ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका जरूरी होता है। तो बोथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर इंपॉर्टेंट, या आप लिख सकते हो नेसेसरी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर इंस्टेंस इफ द फर्स्ट टर्म ए इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज 3, तब आप इसमें एपी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट टर्म 6 है, आपका जो कॉमन डिफरेंस हो प्लस का 3 है, तो आप प्लस का 3 एड करते बना के जा सकते हो। ठीक है, इफ ए इज 6 एंड डी इज माइनस का 3, तब आपकी एपी क्या बनेगी? 6 देन -3 फिर -3 फिर -3, तो आपकी ये भी एक एपी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक इंक्रीजिंग एपी है, ये आपकी इंक्रीजिंग एपी के केस है, और ये आपकी डिक्रीजिंग एपी हो जाती है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने ये पढ़ा सिमिलरली व्हेन ए की वैल्यू अगर -7 है, यानी आपका जो अगर फर्स्ट टर्म है वो -7 है और आपका कॉमन डिफरेंस -2 है, तो हमने स्टार्ट की एपी कैसे बनेगी? पहले तो -7, फिर -7 में -2 करोगे आप, -7 -2 इज -9, फिर -9 में आप -2 करोगे देन -11, फिर -11 में -2 करोगे देन -13, तो ये टिल चलता जाएगा। ऐसे ही अगर ए आपका 1 है और डी आपका 0.1 है प्लस का, तो आपका पहला तो 1 फिर प्लस का 0.1 विच इज 1.1 फिर 1.2 1.3 एंड ये चलता जाएगा। ऐसे अगर आपका ए 0 है, स्टार्टिंग 0 से हो रही है, तो आपकी और डी जो है 1 1/2 1/2 आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो आपका 3/2 करोगे, पहले 0 फिर 1 1/2, यानी ये तो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3/2, फिर देन 3 कैसे? फिर 3 में आप प्लस का 3/2 ऐड करोगे तो ये 2 3 6 एंड 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आपका आंसर ये बनेगा। तो ऐसे ही आपका ये एपी चलती जाएगी। ठीक है, ए आपका 2 दे रखा है आपको सेकंड टर्म, और डी आपका 0 दे रखा है, तो आपके अगर कुछ जो आपका कॉमन डिफरेंस है वही 0 है, तो आपकी जो सेम एपी वही चलती जाएगी, तो आपके नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ यू नो दैट व्हेन ए एंड डी आर यू कैन लिस्ट द एपी, तो आपका अगर ए और डी दिया तभी आप एपी लिख सकते हो। सो व्हाट अबाउट द अदर वे अराउंड?
आपका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो इसमें देखते हैं. So that is, if you are given a list of numbers, can you say that it is an AP and then find A and D? अच्छा, तो इसमें अगर हम इसका उल्टा करें, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अब पहले तो ए और डी दिया हुआ था, तब आपने एपी लिखा. अगर आपको पहले एपी दे दे और आपसे पूछे कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हो. यस, आप फाइंड कर सकते हो, सिंस ए इज द फर्स्ट टर्म, तो आप लिख सकते हो आराम से. और जो डी होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस तो होता है प्रीसीड, ठीक है, वो आप इसमें भी फाइंड कर सकते हो. सो डी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम द सक्सीडिंग टर्म, तो मतलब वही A2 - A1 करके, तो ये भी एपी के लिए सेम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये सीरीज दी हुई है, अब आपको इसमें से डी फाइंड करना हो, तो या तो पहला केस है आप उसको ऑब्जर्व करके ही कर लो, मतलब आप देख सकते हो क्या हो रहा है, नहीं तो आपको एक मेथड लगा लो, मतलब मेथड इन द सेंस आप फॉर्मूला लगा लो. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप कर लोगे तो भी आपका डी आ जाता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस. तो 6, 9, 12 आपको दिख रहा है 6, फिर देन 9 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 ऐड होता जा रहा है. तो ऑब्जर्व करके हमने देख लिया यहाँ पर डी 3 है, और अगर नहीं भी फाइंड कर पाए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, विच इज 9 - 6 इज 3. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. ऐसे अगर आप ये वाली टर्म को माइनस करोगे इससे, या 15 - 12 करोगे, तो आपका 3 ही आंसर आएगा. ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हेयर द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द केस इज 3 आपका. सो द गिवन लिस्ट जो आपकी एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका 6 है और आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आप सीरीज से भी फाइंड कर सकते हो कि आपका ए क्या है और डी क्या है. सो फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर, अब आपको जैसे ये सीरीज दी हुई है, तो आपको फर्स्ट टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म तो आपकी 6 है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 6, देन 3 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डी माइनस का 3 है, क्योंकि आपका 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है. नहीं तो आप इसको 3 कैसे करोगे, यहाँ पे जो डी होता है वो क्या होता है, A2 - A1, ठीक है. तो आपकी जो सेकंड टर्म है विच इज 3, और जो फर्स्ट टर्म है विच इज 6, तो 3 - 6 इज माइनस का 3, ठीक है. तो आप यहाँ पे डी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो ये तो हो गया हमारा, ये तो सब में माइनस का 3 आएगा. सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन एपी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 6 है एंड कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 3 है. तो इन जनरल अगर आप बात करो तो A1, A2 टिल Anth जो nth टर्म है, जो आप डी निकालते हो, वो ये वैसे फॉर्मूले, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले बुक में बना के दे रखे हैं, बट इतना कोई यूज आता नहीं है फॉर्मूलेस का. आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डी का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है. तो ये अब इतने फॉर्मूले याद करोगे तो फॉर्मूले याद करते रह जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है. तो ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया, ये सब वही बातें लिखी हुई है. तो अगर आप यहाँ देखो, कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस, बाय लुकिंग एट इट you can tell that the difference between any two consecutive number is not the same, ठीक है. अब देखो ये सीरीज है 1, 1, 2, 3, 5 टिल व्हाट. अब क्या ये एपी है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको पूछना चाहिए क्या ये एपी है. तो देखो अगर आप यहाँ देखो तो 1 और 1 चलो सेम, इसका मतलब कि यानी आपका 0 ऐड हुआ होगा, फिर बट यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ से आपका +1 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पर आपका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ये आपका एपी नहीं है, ठीक है. ये आपका एपी भी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं होता, ठीक है. सिंस दिस इज नॉट एन एपी. ओके, सो हम नेक्स्ट डिस्कस करें. क्या बोला हुआ है, नोट दैट टू फाइंड डी इन द एपी, अगर आप एपी में डी फाइंड करना चाहो, जैसे 6, 3, 0, -3, ये सब आपको दिया हुआ है. सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम 3 एंड नॉट 3 फ्रॉम 6. जब हमने देखो जहाँ पे ये इसमें बोला हुआ है कि जब आपने डी निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, तो आपने 3 में से 6 निकाला, ठीक है. तो जब आप यहाँ पर, अभी आप फिलहाल यहाँ पर एपी देखो तो 6, देन 3, फिर 0, फिर -3, तो यहाँ पर आपको एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि 6 में से पहले 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हो रहा है. तो यहाँ पर जो आपका डी है वो -3 है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके आ रहा है, ठीक है. लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी लगाओ तो A2 - A1, सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है. तो आपकी जो सेकंड टर्म है विच इज ये है 3, एंड जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो 6 है, ठीक है. तो आप 3 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आंसर -3 सही रहेगा. लेकिन अगर आप ऐसे कर दो कि 6 में से 3 माइनस कर दो, यानी आपने क्या कर दिया, A1 - A2 कर दिया, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा. बट ये कॉमन डिफरेंस है क्या, नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. तो वही चीज लिखिए कि वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम 3, आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया 3 में से, ठीक है. हमने 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, ना ही 3 को सब्ट्रैक्ट किया 6 में से, ठीक है. तो ये आपका गलत हो जाएगा. इसलिए आपका जो
डी होता है वो हमेशा A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होती है। आपका जो बड़ी वाली जो टर्म है वो आपकी हमेशा आगे होती है, जो छोटी वाली टर्म है वो आपकी पीछे होती है। ओके, सो यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। आपके एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और फिर बाद में आपकी एक्सरसाइज है 5.1 जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस तो हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें भी। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल्स से डिस्कस करूँ, इसको टाइम भी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने समझ ही लिया होगा। सो अगर आप यहाँ पर बड़ी है ये एक्सरसाइज, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी सी बड़ी है तो अभी इस टाइम में डिस्कस नहीं हो पाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करा देती हूँ। ठीक है, फिर जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 1 एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम इसको रिवाइज कर लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको घर से भी कर सकते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है, इसके बाद हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, फॉर द एपी दिस 3/2 1/2 -1/2 3/2, तो ये आपको कुछ एपी दे रखी है। ठीक है, तो राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन हो गया वैसे, तो आपको फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है ए विच इज 3/2, एंड आपको जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज A2 माइनस A1 इज 1/2। आपको सेकंड टर्म है, माइनस कर दोगे आप इसमें से 3/2 को, तो आपको क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इज माइनस का 2/2, ये आपका कट के आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर आंसर आया हुआ है। तो ए आपका 3/2 एंड आपका जो डी है वो माइनस का 1 है। ठीक है, सो रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड डी यूजिंग एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। जो आप डी निकालोगे कॉमन डिफरेंस, वो आपको कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ही आप उसको निकालोगे। सो वंस वी नो दैट द नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा नंबर्स आपके एपी में है। चलो अब एग्जाम्पल 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगा कि एग्जाम्पल 1 थोड़ा बड़ा होगा, बट वो तो कुछ भी बड़ा नहीं था। तो आपको अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी डिस्कस करें, यहाँ पर मैं डिस्कस करके बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों पार्ट में से कौन कौन से जो है एपी है और कौन कौन से नहीं है। तो इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो आपको उनके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखने होंगे। ओके, सो फर्स्ट आपको दे रखा है 4, 10, 16 और 22। ठीक है, फर्स्ट जो है 4, 10, 16 और 22। ठीक है, फिर आपका ये, अब आपको फाइंड करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। ओके, सो एपी होने के लिए 4 एंड एपी जो आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो हर जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी देखो ना, तो कॉमन डिफरेंस आपका सब जगह सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A2 माइनस A1, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो या थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो या ये माइनस करो, तो आपका सब जगह कॉमन होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो। तो 4 देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर मेथड 2 ऑब्जर्व करके बताऊँ कि आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, तो 4 और 10, अगर आप यहाँ पे डी देखोगे तो यहाँ पे 6 ऐड होता जा रहा है सब में। ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आप यहाँ पे देखो 4 + 10, 4 + 6 इज 10, फिर 10 + 6 इज 16 एंड 16 + 6 इज 22। तो ये आपका कॉमन है। ठीक है, आपका डी तो आपका सही आ रहा है, यानी आपका ये एपी है, बट आपको पेपर में लिखने के लिए तो कुछ लिखना होगा। सो 4 एंड एपी के लिए आपका कॉमन डिफरेंस वो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सो आपका जो एपी है 4 एंड एपी, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल टर्म्स। ठीक है, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए सभी टर्म्स में। तो अगर आप इसको लिखो डी को, डी इज A2 माइनस A1 भी आपका सेम आना चाहिए, आपका A3 माइनस A2 भी आपका सेम आना चाहिए, और आपका A4 माइनस A3 भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो A2 माइनस A1 जो सेकंड टर्म है आपकी विच इज 10, फर्स्ट टर्म आपकी 4, इधर थर्ड टर्म है आपकी 16 माइनस सेकंड टर्म इज 10 एंड इधर 22 माइनस 16। ठीक है, तो सब में आप देखोगे तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है आंसर, यहाँ पे भी आंसर 6 आ रहा है एंड यहाँ पे भी आपका आंसर 6 आ रहा है। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका सब में कॉमन है। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। ठीक है, तो ये तो आपका एपी आ गया। तो आपसे पूछा था कि अगर आपका एपी होता है तो आपको नेक्स्ट की 2 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो आपकी जो नेक्स्ट की 2 टर्म्स होंगी विच इज A5 और
A6 ना, 4 टर्म तो आपको दी हुई है और आपको A5 और A6 फाइंड आउट करनी है। तो आपकी जो 22 है इसमें आप 6 ऐड कर दोगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 28 में 6 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 34 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी 5th टर्म जो होगी वो 28 होगी और 6th टर्म आपकी 34 होगी। ठीक है, हम एक बार आंसर देख लेते हैं। तो यस, आपका 5th टर्म आपकी 28 और देन आपकी 34। ठीक है, और ये आपका AP है। ओके, सो सेकेंड पार्ट है, एक बार देखते हैं आपका 1, -1, -3, -5। ओके, अगर हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखें, 1, -1, -3 एंड -5, ये आपका सेकेंड पार्ट चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखो तो आपका 4n AP, हमने जो ऊपर लाइन लिखी वही सेम आप यहाँ पे लिख दो, 4n AP कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल टर्म्स। सो आप यहाँ पर भी लिख दो 4n AP common difference must be common in all terms, मतलब सभी टर्म्स में आपका कॉमन डिफरेंस कॉमन ही होना चाहिए। सो आप यहाँ पे लिखोगे D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ठीक है, ये सब इक्वल होने चाहिए। तो जब आप सेकेंड टर्म में से माइनस करोगे, -1 में से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म विच इज 1, थर्ड टर्म है आपकी -3, इसमें से आप माइनस करोगे सेकेंड टर्म विच इज -1, एंड फोर्थ टर्म है आपकी -5, इसमें से आप माइनस करोगे थर्ड टर्म विच इज -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 इज 2, ये -3 प्लस का 1 हो जाएगा एंड ये -5 प्लस का 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो -2 इज इक्वल्स टू -3 + 1 इज -2 एंड -5 + 3 इज ऑल्सो -2। ठीक है, तो ये आपका सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी दिस इज एन AP। सो आप यहाँ पे लिखोगे, सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लोगे, सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ऑब्जर्व करके भी अगर आप पहचान पाते तो 1 में आप -2 करोगे तो आपका -1 आ जाएगा, फिर -2 करोगे तो -3 एंड -3 में -2 करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका D आ गया। ठीक है, आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी गई थी, तो आपका नेक्स्ट टर्म विच इज A5 एंड A6 पूछी गई थी। तो A5 और A6 करोगे तो कितना आएगा, आपकी जो फोर्थ टर्म है विच इज -5, इसमें आप -2 करोगे तो देन आपका -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और -7 करोगे उसमें -2 करोगे तो आपका -9 आंसर आ जाएगा। तो दैट इज योर नेक्स्ट 2 टर्म्स, -7 एंड -9। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें तो यही यहाँ पे हो रखा है कि आपका ये AP आया था कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, ये आपका D -2 एंड आपकी जो टर्म्स है वो -7 एंड -9 आ गया। ओके, सो आपका जो थर्ड पार्ट है विच इज दिस -2 और 2, -2 एंड 2, थर्ड पार्ट भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड रुको, जस्ट थर्ड पार्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, थोड़ा ऊपर जहाँ हमने एग्जाम्पल 1 डिस्कस किया ना, ये इसके इधर डिस्कस कर लेते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट करा देती हूँ। नहीं हो रहा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्या है -2 एंड 2, -2 एंड 2 -2 एंड 2, फिर -2 2 और माइनस, तो वही और -2 2, फिर -2 2 और -2। ठीक है, तो -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 और -2 और यही आपका चलता जा रहा है।
तो ये आपका एपी चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसका आप सोल्यूशन करोगे तो जो आपका वही चीज लिखोगे, सो फॉर एन एपी, एक एपी के लिए क्या होता है, जो आपका डी है यानी कॉमन डिफरेंस, डी मस्ट बी कॉमन मस्ट बी, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपका एपी के लिए द डी मस्ट बी कॉमन, डी मस्ट बी कॉमन इन ऑल टर्म्स, ठीक है। आपका जो डी है वो कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ठीक है। तो a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म आपकी 2 है, माइनस करोगे फर्स्ट टर्म विच इज माइनस का 2, ऐसे थर्ड टर्म आपकी माइनस का 2 है, आप उसमें से माइनस करोगे सेकेंड टर्म विच इज 2, फोर्थ टर्म आपकी 2 है, माइनस करोगे उसमें से सेकेंड टर्म विच इज माइनस का 2। तो ये आपको क्या आ रहा है, 2 प्लस 2, यहाँ पे -2 इज 4 एंड यहाँ पे भी 2 प्लस 2। तो ये देख रहे हो आपका इक्वल नहीं आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये -4 आ रहा है एंड ये 4 आ रहा है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो इक्वल ही नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट डी इज नॉट इक्वल इन ऑल केसेस, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये आपका एपी नहीं आया है, सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। ये आपका एपी नहीं आया तो आपकी जो इसमें 2 टर्म्स है वो भी नहीं निकलेंगी। ओके, सो आपने यहाँ देख लिया थर्ड पार्ट कि आपका जो ये है 4 आ रहा है, यहाँ माइनस का 4 आ रहा है, तो यानी आपका ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यानी आपका एपी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फोर्थ पार्ट है ये है 1 1 1, 3 बार 1 फिर 3 बार 2 तो 3 बार 3, तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये भी कोई एपी नहीं है। 1 फिर 3 बार 2 एंड फिर 3 बार 3, तो ये कोई एपी नहीं होता ना। ऐसा एपी तो सब में या तो 1 1 1 ही रहता, या 2 2 2 ही रहता, या 3 3 3 ही रहता। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी, लिख लेते हैं। सो यहाँ पर वही चीज, सो फॉर एन एपी डी मस्ट बी कॉमन इन ऑल टर्म्स, ठीक है। सो आपका जो डी होता है वो a2 माइनस a1, वही आपका कोई भी टर्म ले लो, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है आपको, तो a6 माइनस a5 भी आप ले सकते हो, या आपके कितने टर्म्स है, 3 3 6 3 9 टर्म्स है, तो आपका a9 माइनस a8 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस 1, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज 2 माइनस 2, ठीक है। एंड आपका 9th टर्म माइनस 8th टर्म, तो ये तो आपका ऐसा तो इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई दूसरी टर्म ले लो, यानी ये वाली टर्म ले लो विच इज फोर्थ a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा ना, ठीक है। तो a4 माइनस a3 विच इज 2 माइनस 1, तो ये तो आपका 0 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इक्वल आ रहा है, बट 1 और 2 में आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, तो ये आपका 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सो डी इज नॉट इक्वल इन ऑल केसेस, not equal in all cases, so we can say that this is not an AP. So we can say that this is not an AP, ठीक है। तो ये आपका AP नहीं आया, आप इसका आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये 0, बट ये जो है एंड में 1 आ रहा है, तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपका एपी नहीं फॉर्म होगा। ओके, सो हमने आज की वीडियो में सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। मुझे लगा एग्जांपल 2 डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। अगर मैं एक छोटा सा रिकैप कराऊँ, तो हमने जो रिकैप करना है पहले अपने नोट्स में से कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अगर मैं इधर आऊँ, ठीक है, तो हमने आज एपी पढ़ा,
उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की विच इज A1 हम इसको डिनोट करते हैं, फिर सेकंड टर्म आपकी A2, थर्ड टर्म आपकी ये टिल चलती रहती है, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसको आप nth टर्म कहते हो और वो AN आता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका D होता है और नंबर ऑफ टर्म्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो A1, A2, A3 ये टिल आपका AP बनाता है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ D, एंड कॉमन डिफरेंस जो यानी D है आपका वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हमने एग्जांपल्स काफी सारे डिस्कस करिए, और AP की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जहाँ पे ये आपकी A प्लस D आपकी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये आपकी टिल चलती रहती है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि जो AP होता है वो आपका फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। फाइनाइट AP कौन सा होता है, मैंने यहाँ पर फाइनाइट AP होता है जिसकी लास्ट टर्म प्रेजेंट होती है, जिसमें लास्ट टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, आपकी लास्ट टर्म आपको दी हुई होती है। और इनफाइनाइट AP क्या होता है, जिसमें लास्ट टर्म आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आपका लास्ट टर्म इसमें नहीं दिया होता तो आपकी इनफाइनाइट बन जाती है। तो आपको AP बनाने के लिए आपका दोनों टर्म होना जरूरी है, यानी कॉमन डिफरेंस भी होना जरूरी है और फर्स्ट टर्म होना भी जरूरी है आपका। ठीक है, फिर हमने आपके एग्जाम्पल्स ही इसमें डिस्कस करे हैं, इसमें तो इतना ही था। और बाकी हम बुक्स अगर देखें तो हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें डिस्कस करे। बाकी जो इंपॉर्टेंट था आपका AP था, यहाँ पर एक टर्म क्या होती है हमने वो चीज़ डिस्कस करी कि एक टर्म को हम क्या कहते, एक टर्म का क्या होता है और कैसे वो टर्म निकाली जाती है। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस करी। जो D होता है आपका वो A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो ये AP हमने डिस्कस कर लिया, और आपका जो यहाँ पे D होता है वो A2 माइनस A1 होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। ओके, सो यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, टर्म्स डिस्कस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए थे, एग्जाम्पल देकर काफ़ी आपको समझाया हुआ था। ठीक है, बाकी मोटी मोटी बात तो हमने इसमें डिस्कस कर ही ली थी कि जैसे यहाँ पर भी आपको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा है इसके में AP बनाओ, तो आपने AP बना दी। बट अगर आपको AP दी हो और AP बनाने के बाद पूछा जाए कि आपका A क्या है, D क्या है, तो हमने दोनों तरीके इसमें देख लिए थे सॉल्व करने की। जैसे आपको यहाँ पर A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो आपने AP यहाँ पर हमने फॉर्म की थी काफ़ी सारी। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा सा दिख रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चन इवन देख लिए थे कि अगर आपको A दिया हो, D दिया हो, तो आप इसमें AP कैसे बना सकते हो। तो आपके यहाँ पे हमने दोनों चीज़ कर दी कि अगर आपको A दिया हो या D दिया हो तो आप AP कैसे बना सकते हो, और अगर आपको AP दी हो तो आप A और D कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी। तो हमने यहाँ पर से वही डिराइव किया था कि AP बनाने के लिए आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपका A भी होना चाहिए, आपका D भी होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक ये चीज़ डिस्कस की थी इसके बाद कि जो आपका D होता है वो हमेशा, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जो आपका D होता है वो हमेशा A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि D जो होता है आपका हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, इसका उल्टा नहीं होता, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, और बाकी तो हमने यही सब डिस्कस किया था, और आपको बाकी तो समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कल एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, और इस वीडियो इस सीरीज में चलते रहना। ठीक है, मैं चैप्टर 5 इसमें अब कल स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 5 बोल रही हूँ, आपने आज स्टार्ट कर लिया चैप्टर नंबर 5, कल हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। आपको जो भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो।